10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। यमुना नदी, अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा, साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति, साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं, और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं।
ये कैसी आपदा? ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। साथियों, मेरा ये निरंतर प्रयास है कि देश के लिए जो भी अच्छी योजनाएं बन रही हैं उनका लाभ मेरे दिल्ली के भाई बहनों को भी मिले। केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधाएं भी मिल रही हैं और पैसे भी बच रहे हैं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार बिजली का बिल 0 कर रही है और इतना ही नहीं, बिजली से कमाई के अवसर भी दे रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हर परिवार आज बिजली उत्पादक बन रहा है। भाजपा सरकार हर इच्छुक परिवार को 78,000 रुपीज, करीब 75-80 हजार रुपये एक परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए 75-80 हजार रुपये दे रही है। अभी तक देश भर में करीब 7.5 लाख घरों की छत पर पैनल लग चुके हैं। इससे जरूरत की बिजली मुफ्त मिलेगी और बची हुई बिजली का पैसा सरकार आपको देगी। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और तेजी से लागू की जाएगी। साथियों, आज दिल्ली के करीब 75 लाख जरूरतमंदों को भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने दिल्ली के लोगों की बड़ी मदद की है। वरना कुछ साल पहले तक तो दिल्ली में राशन कार्ड बनाना तक मुश्किल था। पुराने अखबार निकाल के देखिए क्या क्या होता था। आपदा वाले तो राशन कार्ड बनाने में भी घूस लेते थे। आज घूसखोरी का रास्ता भी बंद हुआ है और राशन के खर्च में भी बचत हो रही है। साथियों, दिल्ली के गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनको सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए करीब 500 जन औषधि केंद्र यहां दिल्ली में बनाए गए हैं।
इन केंद्रों पर 80% से अधिक डिस्काउंट पर दवाएं उपलब्ध है। 100 रुपये की दवाई 15 रुपया 20 रुपये में मिलती है। इन सस्ती दवाओं से दिल्ली के लोगों को हर महीने हजारों रुपए की बचत हो रही है। साथियों, मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल्ली के व्यापारी देश भर में जाते आते रहते हैं। दिल्ली के प्रोफेशनल देश भर में जाते आते रहते हैं। दिल्ली के नौजवान देश भर में जाते आते रहते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में गए और कुछ हो गया, अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो कार्ड वहां पर भी आपकी ट्रीटमेंट की गारंटी बन जाएगा। लेकिन ये लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की आपदा सरकार आपको आयुष्मान से जोड़ नहीं रही है। और इसलिए हिंदुस्तान में कहीं गए, कुछ हो गया, ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। साथियों, भाजपा सरकार 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। किसी भी परिवार का 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, अब उनके बच्चों को उसकी बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका बेटा उनकी चिंता करेगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटा दिल्ली के बुजुर्गों की कितनी सेवा करना चाहे, लेकिन आपदा वालों ने दिल्ली के बुजुर्गों को उस सेवा से वंचित कर दिया है। फायदा नहीं ले पा रहे। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। इसके चलते लाखों दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके
झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथियों, आपको याद रखना है, जहां जहां आपदा का दखल नहीं है, वहां हर काम अच्छे से होता है। आपके सामने डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का उदाहरण है। डीडीए में आपदा का उतना दखल नहीं है। इसके कारण डीडीए गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नए घर बना पा रही है। दिल्ली के हर घर तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। ये काम भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें भी आपदा की दखल नहीं है। दिल्ली में इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये भी इसलिए बन पा रहा है क्योंकि इसमें आपदा की दखल नहीं है। साथियों, आपदा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, वहीं भाजपा दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। 2 दिन पहले ही हमारे दिल्ली के 7 एमपी हमारे सांसद ने यहां की ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए अहम सुझाव भारत सरकार को दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक टनल बनाना हो, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ना हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से जोड़ना हो, या दिल्ली का ईस्टर्न बाईपास हो, ये हमारे सांसदों ने जो सुझाव दिए, इन सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया है। इन पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इनसे आने वाले समय में दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। साथियों, साल 2025 दिल्ली में सुशासन की नई धारा तय करेगा। ये साल राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, मेरे लिए दिल्लीवासी प्रथम, इस भाव को सशक्त करेगा। ये साल दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की नई राजनीति का शुभारंभ करेगा। और इसलिए आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को नए घरों के लिए, नए शिक्षा संस्थानों के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए। आपदा से मुक्ति का नारा चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर, रूस की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि वो इस शिखर सम्मेलन को भारत में करवाए और इस साल भारत में क्वाड समिट भी होने वाला है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस वक्त क्वाड समिट होगा उसी वक्त पुतिन और ट्रंप भी मिलेंगे। भारत की मेजबानी में रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर गंभीर बातचीत करेंगे। तो अब बात टीवी 9 की उस सुपर एक्सक्लूसिव खबर की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात
भारत में हो सकती है और यही सबसे बड़ी खबर है। नए साल में दोनों देशों के प्रमुख मुलाकात की तैयारी में हैं और इसके लिए भारत की जमीन को सबसे मुफीद समझा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उम्मीदें अब भारत से कैसे जुड़ती जा रही हैं, यही खबर अब आपके सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने का वादा किया और इसके लिए वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात भी करना चाहते हैं। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस मुलाकात की इच्छा जताई है और सूत्रों के मुताबिक क्रेमलिन उन देशों की लिस्ट तैयार कर रहा है जहां ये मुलाकात आयोजित की जा सकती है, जिसमें भारत का नाम सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर उभरा है। क्रेमलिन से जुड़े कई लोगों का मानना है कि भारत की जमीन पर यह मुलाकात सफल हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, TV9 भारतवर्ष ने मॉस्को में क्रेमलिन को पत्र लिखा। ट्रंप और पुतिन मुलाकात पर लिखा गया यह लेटर, क्रेमलिन के जवाब का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है और वही लेटर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष से इसी लेटर को लेकर करूंगी सवाल और साथ ही भारत में पुतिन और ट्रंप की इस मुलाकात के मायने क्या हैं, उसी के बारे में एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। लेकिन भारत में पुतिन और ट्रंप के शिखर सम्मेलन के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह बड़ी खबर जानिए, जहां युद्ध रोकने के लिए पुतिन और ट्रंप जिस तरीके से मुलाकात कर सकते हैं उसको लेकर खबर बहुत बड़ी है। इंपॉर्टेंट ये कि मुलाकात की जगह के लिए रूस की प्राथमिकता भारत है। महत्वपूर्ण बात यही है, रूस चाहता है कि पुतिन और ट्रंप मुलाकात मित्र देश में हो, ये मुलाकात मित्र देश में हो। यूरोप में पुतिन और ट्रंप मुलाकात के रूस खिलाफ है और ऐसे में भारत को मिल रही है प्राथमिकता। इसका मतलब क्या है? पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, यही सबसे बड़ी वजह है कि ये मुलाकात यूरोप में संभव नहीं है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का जिस तरीके से निष्पक्ष रुख हमेशा सामने आया है, वो सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि आखिर इस बातचीत के लिए भारत पहली पसंद क्यों है। और प्रधानमंत्री मोदी के पुतिन के साथ साथ ट्रंप के साथ भी जिस तरीके से मजबूत और मधुर संबंध है, वो भी एक महत्वपूर्ण वजह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले से ही ये कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, तो बातचीत के लिए भारत पसंदीदा जगह क्यों? मनीष, यही सबसे बड़ा सवाल। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की जिस तरीके से बात सामने रखता है, इस साल राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा भी प्रस्तावित है, इसलिए ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। और भारत बातचीत के लिए पसंदीदा जगह क्यों, ये वो तमाम वजह। मनीष, देखिए, कायदे से तो जब दो नेता मिलते हैं तो दोनों नेता में से कोई एक उसके कंट्री में जाता है। जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस गए या अमेरिका गए या उनके नेता यहाँ आते हैं। लेकिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के मामले में ये स्थितियां बन नहीं रही है। ट्रंप और पुतिन को मिलना है, ये तो दोनों कह ही चुके हैं, जल्दी मिलना चाहते हैं, ये भी दोनों कह चुके हैं। लेकिन ये मुलाकात कहाँ हो? पुतिन अभी अमेरिका जाएंगे नहीं मौजूदा हालात में, और ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के शुरुआती दौर में वो रूस चले जाएं। वैसे भी उन पर जो है रूसी समर्थक होने का लगातार उनके देश में आरोप लगता रहा है। तो ऐसे में एक न्यूट्रल कंट्री की उनको तलाश है। अब क्रेमलिन की तरफ से ये सोचा जा रहा है कि वो कौन सा देश हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भारत का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा कई और नाम पर चर्चा हुई, जैसे यूरोप में एक छोटा सा देश है स्लोवाकिया, उसके प्रधानमंत्री अभी 23 दिसंबर को गए थे, प्रेसिडेंट पुतिन से मिले। उनको उन्होंने कहा भी कि आप हमारे यहाँ आइए, हम बहुत अच्छे से इंतजाम करेंगे। हंगरी एक कंट्री है जहाँ पर भी विचार हो रहा था, लेकिन फिर माना गया कि एक ऐसी कंट्री ढूंढी जाए जिसका दोनों पक्ष पर एक अच्छा प्रभाव हो। आप देखिए, बीते 3 साल में आपने देखा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन को कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, लगातार वैश्विक शांति की बात करते रहे। भारत अकेला ऐसा मुल्क है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रूस गए, यूक्रेन गए, अमेरिका गए, दुनिया में कोई और लीडर ऐसा नहीं कर पाया था। इन सब से अलग इस साल की टाइमिंग अगर आप देखिए, इस साल राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आ रहे हैं, ट्रंप को भी क्वाड सम्मेलन के लिए भारत आना है, तो एक विकल्प के तौर पर, एक मजबूत विकल्प के तौर पर भारत के नाम पर क्रेमलिन में विचार किया जा रहा है। और मैंने इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए उनको मेल किया है, जिसका जवाब आते ही हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर भारत में पुतिन और ट्रंप के बीच मध्यस्थता करने की भूमिका निभाए और सफलतापूर्वक कोई समाधान निकालने में भी सक्षम हो, तो इससे भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय कद काफी बढ़ सकता है। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक बार फिर से रुक करती हूं, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात को देखते हुए दुनिया में भारत का कैसे डंका बजेगा। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक नेता की पहचान जाहिर सी बात है बनेगी। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि पीएम की कुशल नेता और कूटनीति के माहिर लीडर की छवि भी बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का कद जिस तरीके से कई गुना बढ़ चुका है वो और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि भारत की वैश्विक स्थिति जिस तरीके से इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भी मजबूत हुई है, इसका लगातार हम जिक्र करते हैं। भारत को तटस्थ शक्ति और शांति दूत के रूप में भी देखा जाएगा। और इंपॉर्टेंट ये कि इजरायल और फिलिस्तीन जैसे विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए दुनिया भारत की तरफ भी देखेगी। अब भारत की ग्लोबल पावर की छवि जिस तरीके से मजबूत होगी, उसी को देखते हुए मनीष ये समझना बहुत जरूरी है और यही एक सबसे बड़ा सवाल। हालांकि इस बीच आपको बता दूं, प्रोफेसर संतेश कुमार सिंह भी विदेश मामलों के जानकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं और संतेश जी से भी इसको लेकर सवाल करने से पहले एक शॉर्ट रिस्पांस मनीष आप ही से। भारत उभरते हुए इस वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके से दुनिया के सामने अपनी मजबूती से बात रखता है, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। देखिए, वैश्विक कूटनीति में ये उतनी ही बड़ी बात है जैसे मंगल ग्रह पर किसी व्यक्ति का पहुंच जाना। क्योंकि आप देखिए कि रूस और अमेरिका, यहां मसला किसी और का नहीं है। दो दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर वो कहां मिलेंगे, कैसे उनके संबंध अच्छे हो सकते हैं, उनके बीच में कैसे शांति स्थापित हो सकती है, अगर उसका मंच भारत बनता है तो वैश्विक कूटनीति में भारत जो अभी भी एक ग्लोबल पावर है, इसका कद और अधिक बड़ा हो जाएगा। और संजोग कहते हैं ना कि जब अच्छी चीजें होनी होती है तो ग्रह नक्षत्र भी मेल खाते हैं। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि यह मुलाकात बहुत हद तक संभव है कि भारत में हो। बस देखते हैं क्रेमलिन का क्या जवाब आता है। शुक्रिया मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब एक ऐसी खबर जो बिहार में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को एक्सपोज करती है। प्रशांत किशोर फिर से बीपीएससी एग्जाम करवाने की मांग पर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। लेकिन आमरण अनशन में कैसे भीड़ जुटाई जा रही है, इसका एक बड़ा सबूत आज TV9 भारतवर्ष को मिला। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर वो लड़कियां सामने आई जिन्हें आमरण अनशन में बकायदा बुलाया गया और भीड़ को बढ़ाया गया। खास बात तो यही है कि इन लड़कियों का बीपीएससी से कोई लेना देना ही नहीं था। वो किसी और एग्जाम के लिए गांधी मैदान में प्रैक्टिस कर रही थी। अब आपको हम क्रम से बताते हैं कि कैसे पटना के गांधी मैदान में कैमरे के सामने प्रशांत किशोर एक्सपोज हुए। आज सुबह दर्जनों लड़कियों की भीड़ गांधी मैदान में नारेबाजी करने लगी। लड़कियां री एग्जाम के नारे यहां पर लगा रही थी। कुछ ही दूरी पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे। लड़कियां नारेबाजी कर रही थी तो लग रहा था कि आमरण अनशन में काफी करंट है। भीड़ देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। तब TV9 संवाददाता रुपेश कुमार वहीं पर मौजूद थे और रुपेश ने उन लड़कियों से बातचीत भी की। री एग्जाम, सिर्फ री एग्जाम की मांग हो रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र भी हैं और प्रशांत किशोर भी देखिए बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस री एग्जाम, एक ही मांग है, री एग्जाम, 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 री एग्जाम। ये गांधी मूर्ति है, यहाँ पर देखिए ऊपर आप देखिए गांधी मूर्ति है। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे यहाँ पर प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में बैठे हैं। उनकी पार्टी के नेता भी हैं और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो नारे लगा रहे हैं बीपीएससी डाउन। और एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। ये बताइए क्यों री एग्जाम होना चाहिए? हंगामा एक सेंटर पर हुआ, री एग्जाम की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? होना चाहिए री एग्जाम। क्यों नहीं होना चाहिए? गलती किया है एक तो सबको सच थोड़ी मिला है, सबका री एग्जाम पूरा होना चाहिए। गलती किया है और अपना छुपाया है तो उसको देना पड़ेगा ना। आपको लगता है कि आप लोगों के मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है? हाँ हो रहा है, हो रहा बहुत। मुद्दा कहीं भटक तो नहीं जाएगा? नहीं भटकेगा, हम लोग एकता है तो नहीं भटकेगा। आप लोग चाहते हैं कि राजनीति जो प्रशांत किशोर हो, बाकी जो नेता हो आपके आंदोलन में आए? हाँ सब आएंगे, हम लोग के साथ सब खड़े हैं, सब आएंगे। आपको लगता है कि आप लोगों का ये जो आंदोलन है इसको सियासत ने हाईजैक कर लिया है? प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, ये हाईजैक? सियासत कुछ नहीं किया। जो भी किया है बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो किए, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। री एग्जाम के नारे लग रहे थे और छात्रों के साथ रुपेश की आपने ये बात सुनी। लेकिन अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। संवाददाता रुपेश ने जिन लड़कियों से बातचीत की, लड़कियों के उस झुंड में कई ऐसी लड़कियां भी थी जिनका ना ही प्रशांत किशोर से कोई वास्ता था और ना ही बीपीएससी एग्जाम से। गांधी मैदान के जिस इलाके में भीड़ ज्यादा नजर आई, लेकिन ये भीड़ कहां से आई और कैसे मैनेज की गई, इसका खुलासा चंद घंटों बाद ही हो गया।
आमरण अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर, और जहां आमरण अनशन का जो स्थल है वहां पर हम मौजूद हैं। वहां पर सुबह से छात्र तो कम ही थे, छात्रों को बुलाया गया, लाया गया, या फिर छात्राएं यहां पर आईं जो सिपाही की तैयारी करती हैं, फिजिकल यहाँ पर दौड़ की प्रैक्टिस करती हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर अभी आकर के वो नारे लगा रही थी। अब वो चली गए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर जो हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। और आप देखिए जहाँ अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर, देखिए आप सिर्फ तस्वीरें देखिए किस तरह से वहाँ प्रशांत किशोर बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ तिरंगा झंडा है गांधी, लेकिन आप देखिए कितने छात्र हैं और उनकी पार्टी के नेता भी हैं। मतलब जन स्वराज पार्टी के सर्वा प्रशांत किशोर वो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। और उनके आमरण अनशन की तस्वीर अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बीपीएससी डाउन री एग्ज़ाम और ज़्यादातर छात्राएं थी जो यहाँ पर हाई जोश में दिख रही थी। और जब TV9 भारतवर्ष ने उन छात्राओं से बातचीत किया इसी सीढ़ी पर कुछ देर पहले बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्राएं बैठी थी। वो छात्राएं अब चली गई हैं, यहाँ पर नारेबाजी हुई, उसके बाद से वो छात्राएं चली गई। जब छात्राएं जा रही थी तब हमने बातचीत किया तो पता चला कि वो बीपीएससी की परीक्षार्थी नहीं है, बल्कि गांधी मैदान में वो हर रोज़ दौड़ लगाती हैं, सिपाही भर्ती की फिजिकल की तैयारी करती हैं। वो अब चली गई हैं और शेष रह गए हैं प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के नेता। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। सहयोगी रुपेश की आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी हैं, क्योंकि वहीं पर मौजूद रुपेश ने कई स्टूडेंट्स के साथ बात भी की। और अब आपको हम ये पूरी कहानी भी बता देते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर कैसे एक्सपोज हुए हैं ये इन्फॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, जहां प्रशांत किशोर ने अपने आमरण अनशन में भीड़ जुटाई। और आज सुबह प्रशांत किशोर गांधी मैदान में कुछ लड़कियों से यहाँ पर मिले। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लड़कियां सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रही थी। लड़कियों का बीपीएससी एग्जाम से कोई लेना देना था ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं था। प्रशांत किशोर ने लड़कियों से कहा कि वो 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन उनके अनशन में आ जाएं। प्रशांत किशोर के कहने पर लड़कियां अनशन में शामिल हो गई और नारेबाजी भी करने लगी। फिर से अब बीपीएससी एग्जाम के लिए पटना में आमरण अनशन जिस तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, फिलहाल आज की इस हकीकत और TV9 की इस पड़ताल के बाद वो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो गए हैं। आपको उस लड़की की बात भी अब हम सुना देते हैं जिससे प्रशांत किशोर को एक्सपोज किया है। इस लड़की ने TV9 के कैमरे पर कहा कि वो प्रशांत किशोर को पहचानती तक नहीं थी। प्रशांत किशोर उनके पास आए, धरने में चलने को कहा। आप परीक्षा दी थी? नहीं, धरने पे गए थे। धरने पे केवल गए थे। क्यों धरने पर गए थे? बीपीएससी के परीक्षार्थी नहीं है? नहीं। तो फिर यहाँ बिहार पुलिस की तैयारी करती हैं यहाँ गांधी मैदान में। आपको किन लोगों ने कहा कि आइए यहाँ धरने पे बैठिए? ये लोग गए थे ना सर। कौन सर? वो प्रचार कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर। हाँ, वही वो गए थे गांधी मैदान में। हाँ। और आप लोगों को क्या बोले कि मतलब आने के लिए यहाँ धरने में? हाँ। प्रशांत किशोर को पहचानती हैं आप? नहीं, अभी पहचाने, हम कल एकेडमी ज्वाइन किए हैं। अच्छा। हाँ। तो प्रशांत किशोर ही आकर बोले? हाँ, नहीं और भी लोग थे। मैंने वो भी थे, प्रशांत किशोर भी थे। हाँ। हमको दीजिए, क्या बोले वो? नहीं मतलब वो बोले कि आइए 10 मिनट के लिए, अगर ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो बीपीएससी के री एग्जाम के लिए, तो चोरी रोकने के लिए। अच्छा। हाँ। अभी आप लोग आकर यहाँ बैठी थी। हाँ। आप क्या करती हैं? अभी रनिंग करके आए हैं ना, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। रनिंग की? हाँ, अभी तो यहाँ गांधी मैदान में सुबह आप लोग रनिंग करने आते हैं? रुक जाओ भाई। अच्छा, कब से यहाँ गांधी मैदान में आप रनिंग कर रही हैं? अभी तो हम कल आए। हाँ। कल से यहाँ रनिंग शुरू की हैं। तो कुछ मुद्दा पता है क्यों ये डिमांड हो रहा है? हाँ, बीपीएससी जो पेपर लीक हुआ है ना री एग्जाम के लिए, इसी के लिए हो रहा है। ऐसी सिर्फ 1-2 लड़कियां नहीं हैं, कुछ और लड़कियों का बयान भी आपको सुनाते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि कैसे प्रशांत किशोर के धरने में भीड़ मैनेज की जा रही है। ये बताइए क्या मांग था आप लोग? बीपीएससी। आप परीक्षा दी थी? परीक्षा दिए थे आप? जी। हैं? आप पूछ लीजिए। आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं, हम लोग तो पुलिस में, बिहार पुलिस। ठीक है, आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं, हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी में है। हम यहाँ कहाँ बैठे थे आप लोग? यहाँ हम लोग सर के साथ सुबह बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, इसलिए धरना पे बैठे। लीक हुआ है? आप परीक्षा दी थी? हाँ। परीक्षा दी थी तुम? परीक्षा नहीं दिया था, परीक्षा आने वाला है। कैसे करी हो? पेपर लीक हुआ? जैसे पेपर लीक हुआ है सारा परीक्षा दी थी? नहीं आप परीक्षा दी थी? आप आंसर पर बैठे थे धरना पर? हाँ, बैठे थे। परीक्षार्थी नहीं हो? नहीं। आप परीक्षा दी थी? हाँ, दिए थे। बीपीएससी? है उसके समर्थन में है, क्योंकि आप परीक्षा दी थी बीपीएससी? नहीं दिए थे। आप धरने पर बैठी थी? हाँ।